हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में आप ठोस अवस्था बोलते हैं। आप देख रहे हैं उसमें यहाँ पे हेडिंग दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूनिट सेल, मतलब एकक कोशिका के आणविक सूत्र की गणना करना है बच्चे लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकक कोशिका आप देख रहे हैं बच्चे लोग, एकक कोशिका के अणुसूत्र या आणविक सूत्र की गणना आप जो है बच्चे लोग आज हम लोग देखेंगे। आणविक सूत्र की गणना करना देखेंगे कि कैसे इसका आणविक सूत्र की गणना होता है। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एकक कोशिका के अणुसूत्र या आणविक सूत्र की गणना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि कहाँ पर किस यूनिट सेल में किस एकक कोशिका में अवयवी कण उपस्थित है। उससे हम लोग क्या करते हैं, आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। जैसे आप जानते बच्चे लोग कि अगर यहाँ पे आप जो है कि एक क्यूब बनाए हैं और इस क्यूब में जो है अगर कोई कांस्टेंट पार्टिकल ए बी सी डी कुछ भी अगर केवल कॉर्नर पे दिख रहा है तो उसका अणुसूत्र कुछ अलग होगा। लेकिन अगर उसके फेस के सेंटर पर भी अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो फिर उसका जो है अणुसूत्र जो है अलग होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका अणुसूत्र अलग होगा। तो कहने का यह मीनिंग है कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा बच्चे लोग। तो आप कह सकते हैं कि किसी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों का सरलतम अनुपात अणुसूत्र या आणविक सूत्र कहलाता है। तो बच्चे लोग यह बात तो इसका परिभाषा हुआ, लिखने की बातें हुई। हम लोग जो है इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हो कि कोई एकक कोशिका यहाँ पर ये है यूनिट सेल, जिसमें बताया गया कि प्रत्येक कॉर्नर पर ए उपस्थित है। तो बच्चे लोग आप सब लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर ए जो है 8 को प्रेजेंट है, लेकिन आपको पहले ही बताया गया है कि कॉर्नर से 1/8 मतलब यहाँ 8वां भाग, एक अवयवी कण का 8वां भाग कॉर्नर को मिलता है। तो अगर हम ए का कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8 गुने 8, ये कटने के बाद यहाँ पर एक अवयवी कण मिलेगा। तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग, 1 हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर बी प्रेजेंट है, यहाँ पर उसके फेस के सेंटर पर। तो आपको पता है कि टोटल फलक जो होता है एकक कोशिका में 6 होता है, 6 होता है, और एक फलक से अवयवी कण 1/2 मिलता है। कितना मिलता है बच्चे लोग, 1/2, 1/2 मतलब आधा। तो आप बताइए कि B का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आप देख रहे 1/2 इंटू टोटल फलक इसमें 6 है, तो आप देखेंगे 2 से 6 कट जाएगा, कितना बार, 3 बार। मतलब B कितना हुआ बच्चे लोग, 3।
तो कैलकुलेशन किए, अब हमको इसका सरलतम अनुपात करना है, तब इससे ज़्यादा सरलतम अनुपात नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसका अनुसूत्र लिख सकते हैं या आणविक सूत्र लिख सकते हैं। कैसे भाई? तो A1 और B3 या AB3 यही जो है कि इसका अनुसूत्र हो गया। तो कहने का यह मीनिंग है बच्चे लोग कि जो आपने डिफिनीशन देखा, परिभाषा में देखा, उसके माध्यम से आपने जो है कि इसका अनुसूत्र निकाला। तो इस पर आधारित हम लोग एक दो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिससे और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बार बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए ये ध्यान में रखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे लोग, यहाँ पर कि ये क्वेश्चन इस पर आधारित है। इफ constituent particles A present at corner and B present at center of unit cell, then calculate molecular formula of unit cell। बच्चे लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी एकक कोष्ठिका, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, किसी एकक कोष्ठिका, इसमें क्वेश्चन दिया गया है किसी एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पर अवयवीकन A एवं एकक कोष्ठिका के केंद्र पर एकक कोष्ठिका के केंद्र पर B उपस्थित है, तो एकक कोष्ठिका का आणविक सूत्र या अनुसूत्र ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है इस पर आधारित बच्चे लोग, अनुसूत्र ज्ञात करें। तो अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाया था अनुसूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है, तो उसमें हम लोग सेम उसी तरह से इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए डायग्राम बनाएंगे एकक कोष्ठिका का। आपने देखा बच्चे लोग कि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया जिसमें A प्रेजेंट है उसके कॉर्नर पर, A प्रेजेंट है बच्चे लोग उसके कॉर्नर पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और B प्रेजेंट है यूनिट सेल के सेंटर पर, मतलब केंद्र पर। तो B कहाँ प्रेजेंट है भाई? इसके केंद्र पर। तो अभी तो आपको समझाया गया था एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कॉर्नर से मिलता है 1/8, और यहाँ पर तो इसका A का कैलकुलेशन करेंगे 1/8 × 8, मतलब एक कॉर्नर से 1/8वां भाग मिलता है, तो 8 कॉर्नर से कितना मिलेगा? तो 1/8 × 8। तो बच्चे लोग यहाँ पर कटने के बाद यह एक अवयवी कण मिलेगा, और आप कैलकुलेट करेंगे फिर B का। तो B तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से क्लियर है कि B यूनिट सेल के सेंटर पर है। डैट मीन्स पूरा का पूरा पार्ट B का इसी के हिस्सा में है, तो B से एक भाग मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A से एक अवयवी कण और B भी एक ही अवयवी कण। तो इसका अनुसूत्र कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? तो इसका अनुसूत्र क्या होगा? तो A1 होगा और B1 होगा, या आप देख रहे AB, A1 लिखे या A लिखे, B1 लिखे या B लिखे, बात तो एक ही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि A1 B1 या AB। तो ये हो गया इस पर आधारित एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इफ constituent particle A present at corner and constituent particle B present at center of facet and center of unit cell, तो फिर इसको भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं बच्चे लोग। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एकक कोष्ठिका
आप देख रहे बच्चे लोग एकक कोष्टिका के कॉर्नर पर, एकक कोष्टिका के कॉर्नर पर अवयवी कण ए एवं फलक के केंद्र तथा एकक कोष्टिका के केंद्र पर तथा एकक कोष्टिका के केंद्र पर B उपस्थित है तो उस एकक कोष्टिका का अवयवी कण ज्ञात करें। एकक कोष्टिका का अनुसूत्र या आणविक सूत्र ज्ञात करें। बच्चे लोग ध्यान देंगे, जो बातें इंग्लिश में लिखा हुआ था उसको मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया, और जिस तरह से इस क्वेश्चन में समझाया गया है क्वेश्चन को, उस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि किस तरह से कहाँ पर अवयवी कण कौन सा प्रेजेंट है। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया गया है कि ए प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और बच्चे लोग बी प्रेजेंट है फेस के सेंटर पर। तो टोटल फेस तो 6 है, मतलब टोटल फलक तो 6 है, और बी जो है यूनिट सेल के भी सेंटर पर प्रेजेंट है। बी जो है यूनिट सेल के सेंटर पर, तो सबके लिए हम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे भाई? तो ए जो है आप देख रहे लोग, ए आप जानते हैं कि कॉर्नर से 1/8 मिलता है, तो 1/8 × 8, तो ये कटने के बाद ए जो है 1 हो जाएगा। बच्चे लोग ध्यान देंगे, बी जो है आप देख रहे हैं फेस से, तो 1/2 आज टोटल फेस तो आपको बताया गया था कि फलक तो टोटल 6 है, तो 1/2 इंटू क्या हो गया 6। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर ये b बराबर यहाँ क्या हो गया 3, लेकिन b जो है इस यूनिट सेल के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं कि ये यूनिट सेल के सेंटर से टोटल अवयवी कण जो है 1 मिलता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, एक तो यहाँ B3 मिला और B1 मिला, तो टोटल जो है कि 4 हो गया, और A जो है कि 1 है। तो हम लोग इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे, तो आप ध्यान देंगे A 1 है और B जो है यहाँ पर 4 है, या हम कह सकते हैं AB4। इसका सिंपलेस्ट रेशियो सरलतम अनुपात जो होगा 1:4 का होगा। तो इसका जो है कि आप देख रहे हैं अनुसूत्र या आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र यहाँ पर AB4 आया। तो आणविक सूत्र में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था और 2 एग्जाम्पल इसमें दिया गया था जिसको मैंने समझाया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन NCERT के एक्सरसाइज में भी दिया गया है, उसको बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप पूछेंगे बच्चे लोग। आप देख रहे हैं अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ यूनिट सेल। बच्चे लोग एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना करना है। आप देख रहे बच्चे लोग एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना। आप ध्यान देंगे एकक कोष्टिका के त्रिज्या एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना करना है। आप ध्यान देंगे त्रिज्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना करना है। तो इस त्रिज्या की गणना करने से पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये है क्या, ये त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग,
यूनिट सेल बनाएंगे तो जितना भी यूनिट सेल था, जितना भी एकक कोशिका था, उस सभी एकक कोशिका में अवयवी कण सेम पोजीशन पर नहीं था। किसी में केवल कॉर्नर पर था, किसी में केवल फेस के सेंटर पर था, किसी में कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर पर, किसी में यूनिट सेल के सेंटर पर था। तो आप देख रहे हैं अलग अलग सेंटर पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसका रेडियस भी अलग अलग ही होगा। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर केवल यहाँ पर होता है तो इसका रेडियस अलग होगा, फिर अगर इस सेंटर पर भी है तो उसका रेडियस फिर जो है कि दूसरे टाइप से होगा। तो बच्चे लोग हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, डिफाइन करने की बात जो है यहाँ पर, यह कोई एटम है और उसके बगल में कोई दूसरा एटम है, डेट मीन्स पड़ोसी एटम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका बीच का जो सेंटर है और इस एटम का बीच का सेंटर है, मतलब दो पड़ोसी अवयवी कण के बीच का केंद्र का औसत दूरी क्या कहलाता है? रेडियस, जिसको आप आर से सूचित करते हैं। आप लिख सकते हैं कि किसी क्रिस्टल के दो अवयवी कणों के दो पड़ोसी, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, के दो पड़ोसी अवयवी कणों के केंद्र के बीच की औसत दूरी त्रिज्या कहलाता है। औसत दूरी त्रिज्या कहलाता है। बच्चे लोग, मैंने क्या दिखाया आपको कि किसी क्रिस्टल का यूनिट सेल का यह दो पड़ोसी परमाणु है, पड़ोसी परमाणु के केंद्र के बीच का औसत दूरी जो है वही क्या कहलाता है बच्चे लोग? रेडियस कहलाता है। किसी क्रिस्टल के दो पड़ोसी अवयवी कणों के केंद्र के बीच की औसत दूरी त्रिज्या कहलाता है और इसको आर से सूचित किया जाता है। हम लोगों ने इसमें नहीं लिखा है तो इसको लिख देंगे कि इसे आर से सूचित किया जाता है। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अब इस सभी यूनिट सेल के लिए, सभी एकक कोशिका के लिए त्रिज्या का वैल्यू अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग अलग अलग यूनिट सेल में त्रिज्या की गणना करेंगे। कैसे भाई? तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेडियस में आपने देखा, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज कि सरल घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय एकक कोशिका के त्रिज्या की गणना। आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सरल घनीय एकक कोशिका के त्रिज्या की गणना। कैसे गणना करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको डायग्राम बनाना होगा। बच्चे लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पहले ही बताया गया था कि उसमें कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। कहाँ पर होता है बच्चे लोग? कॉर्नर पर। तो आप पहले ही से जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है, तो 8 है। तो मैंने 4 ऊपर 4 नीचे बना दिया। रेडियस का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हम एक फेस को लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फेस है, तो इसके कॉर्नर पर इस तरह से अरेंज होगा कि सभी एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। कितना भी नज़दीक हम अटैच करके रखेंगे फिर भी इसके बीच में कुछ न कुछ गैप बचेगा ही।
इसकी बाद में चर्चा करेंगे कि इसको वॉइड बोलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बच्चे लोग, इसी को तो r बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को r बोलते हैं, फिर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को r बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ का मतलब यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस है उसको r बोलते हैं, मतलब त्रिज्या बोलते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो इसको जो है ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, एक फलक को हमने लिया है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पहले ही से हम लोग जानते हैं कि एज लेंथ होता है, कोण की लंबाई। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि 2 गो रेडियस बराबर एगो ए होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2r बराबर ए है, तो r बराबर ए बाई क्या है बच्चे लोग 2। आप सब लोग ध्यान देंगे कि जहाँ r बराबर क्या है तो रेडियस है, जहाँ r बराबर क्या है बच्चे लोग रेडियस है, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। और यहाँ पर a बराबर क्या है बच्चे लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पर a बराबर है एज लेंथ है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण की लंबाई, मतलब वो बगल वाला जो लाइनिंग है यही है कोण की लंबाई। तो आप ध्यान देंगे क्या चीज़ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रेडियस की गणना हो गई। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा r बराबर क्या है a बाई 2, मतलब एज लेंथ का आधा। अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें आप, जैसे यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चे लोग, नियरेस्ट डिस्टेंस। आप देख रहे हैं क्या चीज़, नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब है नज़दीकी दूरी, तो उसको हम लोग आप ध्यान देंगे नज़दीकी दूरी क्या होगा, जिसको d से सूचित करते हैं, तो 2 इंटू आर है फार्मूला, याद रखेंगे जितना भी त्रिज्या होगा उसमें 2 से गुना करेंगे तो नियरेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू आर बराबर है a बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस जो है यह इसमें d बराबर a होगा। अब आप ये मत समझेंगे कि सब में ऐसा ही होगा, इसमें आया है कि नियरेस्ट डिस्टेंस d बराबर a और रेडियस बराबर a बाई 2। हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रेडियस के कैलकुलेशन पर बच्चे लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे जो भी बातें हम लोग पढ़ाई करते हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन बनाना मेन हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अभी रेडियस का कैलकुलेशन किए हैं, तो सरल घनीय एकक कोष्टिका, आप देख रहे हैं बच्चे लोग सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना करें, जबकि उसके कोण की लंबाई 5 पिकोमीटर है। बच्चे लोग यही क्वेश्चन है। अब फार्मूला हम पहले जानते हैं, ये r बराबर a बाई 2 होता है। तो कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखिए, तो त्रिज्या आपको निकालना है, r बराबर व्हाट आपने लिख दिया, और एज लेंथ बराबर जो है कि आप जानते हैं यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में 5 पिकोमीटर। पिकोमीटर एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, नैनोमीटर है, वैसे ही। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग, इससे फार्मूला क्या रिलेटेड होगा, तो r बराबर a बाई 2, अभी तो आपने देखा है, आप जानते हैं इसको। तो r तो निकालना है, a है 5 पिकोमीटर 2, मतलब r बराबर 2.5 पिकोमीटर। तो कहने का मीनिंग क्या है बच्चे लोग कि आपने रेडियस निकाल लिया, एज लेंथ दिया गया था, तो अगर एज लेंथ दिया जाता तो रेडियस निकल जाता। ये क्वेश्चन जो है आपने देखा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोलेंगे बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ एफसीस यूनिट सेल। आप देख रहे हैं बच्चे लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
बच्चे लोग ध्यान देंगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना, एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर फेस सेंटर्ड फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका के त्रिज्या की गणना करेंगे। तो कभी भी त्रिज्या की गणना करने के लिए सबसे पहले तो हम उस यूनिट सेल का डायग्राम बनाएंगे। बच्चे लोग आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह डायग्राम है। इसमें आप तो जानते हैं कि अवयवी कण कहाँ पर होगा, तो आप जानते हैं कि कॉर्नर के साथ साथ उसके सभी फलक के केंद्रों पर भी होगा। तो हम लोग एक फलक का स्टडी किए थे सरल घनीय एकक कोष्टिका में, अब हम लोग फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में एक फलक का जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चे लोग आप जानते हैं कि इसके फलक के केंद्र पर एटम होता है, मतलब अवयवी कण होता है, उसके कॉर्नर पर भी होता है। आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर नहीं होगा? होगा ना, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको फ्रेश बना रहा हूँ। होगा तो इस कॉर्नर पर भी और इस कॉर्नर पर भी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना वर्ग है, वर्ग संरचना है। ऊपर का संरचना क्या है बच्चे लोग? वर्ग संरचना है। ऊपर का संरचना हमने वर्ग मान लिया। यहाँ तो घन था, इसमें से एक फलक को यहाँ पर डाला तो इसमें हम लोग को घन वर्ग दिखता है। और वर्ग में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ आर है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ भी आर है और यहाँ से यहाँ क्या है? आर है। तो आप जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि बच्चे लोग हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण 9th क्लास में आपने पढ़ा था। हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 × a। बच्चे लोग √2 के बाद है a पर रूट नहीं है। और आप इसके बराबर आप जानते हैं कि √2 × a होता है, और यह जो है देखने पर 4r के बराबर लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4r बराबर √2 × a। तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं? √2a बाई कितना? 4। बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जगह नीचे नहीं है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। बच्चे लोग आप बताइए, r बराबर √2 a जो है इसको हम 2 × 2 तो लिख सकते हैं 4 को, और फिर इस 2 को हम √2 लिख सकते हैं। बच्चे लोग √2 × a, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। इस 2 को मैं 2 लिख दिया, इस √2 से √2 को काट दिया। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, r बराबर a/2√2 हमको एक फार्मूला मिल गया, r बराबर a/2√2। बच्चे लोग r बराबर क्या मिल गया? a/2√2। तो आप देख रहे हैं कि FCC का रेडियस होता है r बराबर a/2√2। इसको हम लोग डिटेल करें बच्चे लोग, r बराबर a/2√2 है। तो इसमें हम लोग इसको लिखेंगे कि जहाँ r क्या है? जहाँ r जो है ये त्रिज्या है और a क्या है बच्चे लोग? तो कोर की लंबाई है, मतलब एज लेंथ है। और आप पहले ही से जानते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें 2 से, यहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए रेडियस में 2 से गुना करना होता है। तो आप ध्यान देंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस नज़दीकी दूरी क्या होगा? आप देख रहे हैं नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चे लोग? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 × त्रिज्या। 2 × क्या है बच्चे लोग? त्रिज्या। तो यहाँ पर 2 × त्रिज्या कितना है? a/2√2। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो a/ क्या हो जाएगा? √2। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर आ गया d बराबर a/√2। तो कहने का मीनिंग क्या है बच्चे लोग? इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ d बराबर है नियरेस्ट डिस्टेंस, नज़दीकी दूरी है। आप मतलब नज़दीकी,
नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब दो परमाणु के बीच का जो है डिस्टेंस है, आप देख रहे हैं नियरेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग जनरली डिस्टेंस भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं ए क्या है, कोर की लंबाई है, एज लेंथ है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यह आपने एफसीसी का रेडियस कैलकुलेट किया और एफसीसी के रेडियस पर फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चे लोग। आप सब लोग ध्यान देंगे कि फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 7 पिकोमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है एफसीसी पर कि यह फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पर आप फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका तो ऐसे ही बनाते हैं ना भाई, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होता है, फलक के केंद्र पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फलक का केंद्र 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लिखा गया था कि r बराबर होता है a/2√2। तो r बराबर है, a है यहाँ पर 7 पिकोमीटर, a बराबर है 7 पिकोमीटर और 2√2। तो बच्चे लोग रेडियस बराबर ये आ गया, ये भी आएगा पिकोमीटर में, √2 का वैल्यू डालेंगे और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो रेडियस का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में बच्चे लोग इतना ही, आप अच्छा से रिवाइज करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें और यहाँ इसका लिखित पूरा रिटेन असाइनमेंट आप प्राप्त कर लें कोचिंग से। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू।